Hello students, children. Today we are having a poem from our text and that is Geography lesson. And this poem is composed by Zulfikar Ghosh. Now geography lesson means the word itself shows a lesson of geography, a lesson related to the subject geography. But the main purpose of composing or writing this poem is not to make us learn any geography chapter, but it has some deep meaning in it. The question which arises in the mind of the poet after seeing the geographical structure of the earth, and what question it is, this thing we are going to see here in this geography lesson. Now here you could see, can you imagine what your city would look like if you saw from 10,000 feet above the ground? Now here the poet want to say, I think most of them would have traveled by air, isn't? प्लेन में अगर आप में से कोई बैठा होगा तो you would have seen the scene. क्या होता है नज़ारा? As you go to the height, जैसे जैसे आप हाइट पर वो प्लेन बढ़ती जाती है ऊपर ऊपर ऊपर, तो क्या होता है? जो हम सीन देखते हैं, सबसे पहले तो हमको बहुत रश वाली सारी सिटीज़ दिखती है, रोड्स दिखते हैं, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज और सब कुछ दिखता है ना? एक रश भरा व्यू होता है. फिर थोड़ी सी हाइट पे जाते हैं तो हमको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, टेढ़े मेढ़े सिटी के या पर्टिकुलर हमारी किसी स्टेट के स्ट्रक्चर्स दिखने लग जाते हैं, जिसको हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कहते हैं. फिर थोड़ी सी हाइट पे जाते हैं तो हमको सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, और पानी का व्यू दिखता है. और थोड़ी सी और हाइट पे जाने के बाद हमको, इतनी हाइट पे तो आप गए नहीं होंगे, बट व्हेन यू गो टू अप्रॉक्सीमेट बिग हाइट, व्हाट यू सी, व्हाट काइंड ऑफ व्यू वी सी, हमको कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ ग्रीनरी और पानी. कितना ग्रीन पोर्शन है अर्थ का, कितना पानी है, वो सारा हमको इस तरह से एक सीन दिखता है. द पोएट वॉन्ट टू से व्हेन अ पर्सन गोज़ टू मच मोर हाइट देन इट, अगर उससे भी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा? अर्थ दिखती है. अर्थ तो हमने सबने देखी होगी कैसी दिखती है. इट इज़ राउंड, है ना, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ कवर्ड विद वाटर, सो मैक्सिमम पार्ट उसका ब्लू कलर का दिखता है. तो इस तरह से हमको राउंड अर्थ का शेप दिखता है. सो हियर द पोएट वांट टू से दैट कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ फ्रॉम 10,000 फीट अबाउ द ग्राउंड. यानी अगर आप 10,000 की फीट पर हो, ज़मीन से ऊपर, तो आपको वहाँ से आपकी सिटी कैसी दिखेगी? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. मतलब ये कि एक प्लान्ड सिटी दिखती है, ज्योमेट्रिक पोर्शंस दिखते हैं हमको डिज़ाइन में, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में. कोई स्क्वायर में लैंड कटा हुआ है, कोई कैसे है. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ एक्चुअली while you are in the thick of it. Now here he want to say it would strike you as something very different from what it is actually while you are in the thick of it. Thick of it मतलब कि आप जब ज़मीन के नज़दीक होते हैं, ग्राउंड के नज़दीक होते हैं, तब सिटी का व्यू अलग होता है, और जब और ज़्यादा हाइट पे आप जाते हो तब वो उससे अलग नज़ारा होता है ना. जस्ट नाउ विच आई हैव टोल्ड यू. Here is a poet's description of just such a view of the city. यानी इस पोएम में पोएट ने भी यही डिस्क्रिप्शन दिया है उसकी सिटी का. एंड सम क्वेश्चंस एंड कम टू हिज माइंड, और उस व्यू को देखने के बाद जो चेंजेस आते हैं एज ही गोज़ ऑन हाइट एंड हाइट, तो उसके माइंड में क्या क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन हिज माइंड, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. सो लेट अस प्रोसीड विद द पोएम नाउ. Listen carefully, it's really very nice poem and it's really a good message in this. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked like haphazard, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky. Now jet here means the plane which
जो प्लेन होती है जेट, वो प्लेन होती है जो बहुत स्पीड में उड़ती है टू द हाइट। नॉर्मल जो प्लेन्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा हाइट पे वो होती जा सकती है और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो हियर द पोएट से व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, ही इज सिटिंग इन द जेट ऑफ सम लाइक, एंड स्प्रैंग मतलब एक्चुअली स्प्रैंग का मतलब होता है छलांग लगाना, ठीक है। यहाँ पर जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई यानी जेट का हवा में उड़ना। तो एज द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वॉज क्लियर, यानी ये एक बात क्लियर थी, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। हियर इट मीन्स जब वो उसने उस हाइट से 6 इंचेस, स्केल्ड का मतलब होता है उड़ना, उस हाइट पर उड़ना। कौन सी हाइट? 6 इंचेस टू द माइल। तो जब वो उस माइल के 6 इंचेस की हाइट पर जब उड़ता है प्लेन, और जब वो वहाँ से देखता है, तब एक चीज़ इसको क्लियर हो जाती है कि वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, यानी वो जो सिटी का पूरा स्ट्रक्चर देखता है, किस तरह से वो सिटी डेवलप्ड है। कहीं पर इंडस्ट्रीज़ है, कहीं पर फैक्ट्रीज़ है, कहीं बहुत सारी बिल्डिंग्स है, ऑफिसेज एंड ऑल दैट, समवेयर इट इज़ गार्डन, somewhere there is farm, agriculture, fields and all that. तो here the poet is clear, उस पोएट को ये बात क्लियर हो गई कि क्यों ये इतना प्लान स्ट्रक्चर है सिटी का। That seemed an inevitability. Inevitability means जो अवॉइड नहीं की जा सकती है, पॉसिबिलिटी भी कुछ से, ओके, अनअवॉइडेबल। There seemed an inevitability or we could say possibility about what on ground had looked haphazard. Okay, haphazard here means not proper way, अव्यवस्थित, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. Here the poet want to say what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the way. तो इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबल, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो ये देखने से कि जब थोड़ी सी हाइट पे जाती है प्लेन तो सब कुछ अव्यवस्थित सा दिखता है, ठीक है, नथिंग इज़ सिस्टमैटिक देयर। तो जो चीज़ उसको अनसिस्टमैटिक लग रही थी जब वो ज़मीन पे था, कि कितना अनसिस्टमैटिक सिटी है, कैसा स्ट्रक्चर है, वैसा ऐसा, और जैसे जैसे वो हाइट पे जाता है तो उसको समझ में आता है कि वाकई में एक प्लान्ड स्ट्रक्चर है अर्थ के ऊपर। क्लियर? नाउ हियर नॉट हैपजार्ड मीन्स नॉट सिस्टमैटिक, नॉट इन अ सिस्टमैटिक वे, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। सो व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई ही केम टू नो द एक्चुअल थिंग अबाउट द सिटी। जो उसको अनप्लान्ड या अव्यवस्थित लग रही थी वो एक्चुअली वैसी नहीं है। When the jet reached 10,000 feet. Now, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran, why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. The line repeated again. Now when the jet, that plane reached to the height of 10,000 feet, ठीक है, यानी जब वो प्लेन और ऊपर उड़ती है 10,000 फीट की ऊंचाई पर, तब पोएट को ये क्लियर होता है कि वाई द कंट्री had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. मतलब ये कि यहाँ पर पोएट को ये चीज़ समझ में आई कि क्यों रिवर्स जहाँ पर बहती है, जहाँ पर रिवर्स होती है और जहाँ पर वैलीज़ होती है, ये एरिया पॉपुलेटेड क्यों होती है, यानी रिवर्स के किनारों पे और जो वैलीज़ होती है इनके आसपास पॉपुलेशन यानी कंट्रीज़ या सिटीज़ क्यों बसती है। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, यानी इसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द जोग्राफिकल रीज़न बिहाइंड इट, दैट land and water attracted man. It means wherever the main
the most important basic need of a human being is water. It is not possible to survive without water. Agriculture, factories, कहीं पे भी जाओ water सबसे पहले चाहिए. तो जहाँ पर प्रॉपर लैंड होगा और जहाँ पर वाटर फैसिलिटी होगी रिवर्स बाय साइड में, लोग वहाँ पर ज़्यादा बसते हैं. तो लैंड और वाटर इन दोनों चीज़ों से हमेशा इंसान काफ़ी अट्रैक्ट रहा है और यही रीज़न है कि रिवर्स और वैलीज़ के आसपास ज़्यादा पॉपुलेशन यानी ज़्यादा सिटीज़ या शहर बसते हैं. सो हियर ही केम टू नो द रीज़न बिहाइंड इट एट वाई द सिटीज़ आर पॉपुलेटेड नियर द वैलीज़ and rivers was clearly delineated means shown when the jet reached 10,000 feet. तो ये रीज़न उसको कब पता चला? जब जेट 10,000 की फीट पर उड़ता है. ठीक है. सो हियर he came to know the geographical reason behind the populated cities. Next see, when the jet rose 6 miles high, 1000 फीट के बाद और 6 miles हाई पर जब वो उड़ती है जेट और आगे बढ़ती है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड डैट इट हैड मोर सी देन लैंड. इट मीन्स जब और हाइट पे जाती है प्लेन तो कैसी दिखती है? अर्थ दिखती है, पूरी अर्थ. पहले तो उसको सिर्फ सिटी का स्ट्रक्चर दिख रहा था, उसके ऊपर उड़ने के बाद उसको सिर्फ जोग्राफिकल पार्ट्स दिखने लग गए. सिटी के अलावा वो सब छोटे छोटे और सिर्फ जोग्राफिकल स्ट्रक्चर दिखने लग गया सिटी का. फिर रिवर वैलीज, फिर जैसे जैसे और ऊंचाई पे गया तो उसको पूरा अर्थ दिखा. और अर्थ कैसा? द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड. एज वी ऑल नो दैट अर्थ 70% portion is covered by water, isn't? So it had more sea than land. So it was clear to the poet here कि earth is round and it had more sea than land. Now here see, the poet want to say, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. Now in the first, second and third स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में हमने ये पढ़ा कि पोएट को क्या चीज़ क्लियर हो गई कि वाई द सिटी इज़ सो प्लान्ड, इजंट, इन अ जोमेट्रिकल स्ट्रक्चर. सेकेंड स्टेंजा में हमने पढ़ा कि कौन सी चीज़ क्लियर हुई सेकेंड स्टेंजा में पोएट को कि क्यों ये सिटीज़ या पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रिवर और वैलीज़ के पास ही बसती है. थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट 4 लाइन्स में उसको क्या क्लियर हुआ, 2-3 लाइन्स में, कि दैट द अर्थ वॉज राउंड, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इज कवर्ड विथ वाटर एंड मिनिमम पार्ट विथ लैंड. नाउ आफ्टर दिस 3 थिंग्स विच वर क्लियर टू हिम, फोर्थ पॉइंट उसको क्लियर नहीं है. ही इज़ अ कन्फ्यूजन हियर, ही इज़ इन डिलेमा हियर, दैट what is the question, what is the confusion here which is not clear to him is that why the men on the earth, क्यों इस धरती पे इंसान फाउंड कॉजेज़ टू हेट ईच अदर, क्या रीज़न है कि वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, दीवारें खड़ी करना, ये सिटी हमारी है, ये एरिया हमारा है. जैसे हम लड़ते हैं, दिस स्टेट इज़ आर, ये कंट्री हमारी है, ये बाउंड्री हमारी है, ये बॉर्डर हमारा है, ठीक है, यू कुड नॉट एंटर हियर. सो वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग ऑन दिस अर्थ. Now the earth which is looking simple, round, everything united from such a big height, जहाँ पर एक ऊंचाई पर पहुँचने के बाद ये बात पोएट को पता चलती है कि सब कुछ एक दिखता है, पूरी अर्थ एक है. तो वाई दिस पीपल हु आर द ह्यूमन बींग्स, इंसान को क्या हक है कि वो वॉल्स यानी नफ़रत की दीवारें, बाउंड्रीज़ करें, एक दूसरे को हेट करें, ज़मीनों के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. वो उनको कोई राइट नहीं है, ह्यूमन बीइंग को कोई राइट नहीं है इस अर्थ के ऊपर अपना अधिकार जमाने का, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से खेत के लिए झगड़ते हैं, ज़मीन के लिए झगड़ते हैं,
कोई स्टेट के लिए झगड़ता है, कोई कंट्री के लिए झगड़ता है, कोई नदियों के पार्टीशन के लिए झगड़ता है. तो वाई? दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू द पोएट हियर. From that height it was not clear why. So this was the question here the poet he was looking for the answer for whom he was looking. Okay, so here we have completed our poem, and the main message of the poem is here: when the earth is one, the earth is united, we human beings have no right to fight for any part of land. Okay, because God has created everyone as equal, and we human beings are creating too much of nuisance, violence, hatred on this earth. Clear? Thank you. Now